हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का जो एक न्यू बैच है, और उसमें ख़ास तौर पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चूँकि और ये प्रैक्टिकल चैप्टर भी है। ख़ास तौर पे हम लोग को फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल में लेवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसमें चैप्टर है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लेवरेज चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवरेज चैप्टर और समझते हैं कि लेवरेज क्या है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे, ये वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहेंगे, ताकि जो भी जितने भी टॉपिक होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उसको मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और ये समझेंगे फुल्ली जो हमारे क्लास में जो चल रहा है बैच, वहाँ से वीडियो बनाई जा रहा है, इसलिए मैं उन लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ आप लोग को भी प्रोवाइड होगा। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लेवरेज। लेवरेज का मतलब समझेंगे, ये इंजीनियरिंग वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग वर्ड से लिया गया है। जो लेवरेज जो होता है किसी भी मशीन में यदि रहता है तो वो लेवरेज क्या करता है, उस मशीनरी को मोशन प्रोवाइड कर देती है, यानी कि लेवरेज जो होती है गति प्रदान करती है। ठीक इन द सेम वे व्यावसायिक जगत में भी लेवरेज की प्रयोग होती है, और व्यावसायिक जगत में बोला गया यदि लेवरेज में किसी प्रकार का चेंजेज होती है तो हमारे व्यवसायों की प्रॉफिटेबिलिटी अर्थात लाभदायकता पे प्रभाव पड़ती है। क्या समझे कि लेवरेज जो है हम लोग को एक इंजीनियरिंग वर्ड से लिया गया है। जो इंजीनियर लोग इसका इस्तेमाल करते थे, जहाँ पे मशीन वगैरह बनती थी, तो ये मशीनरी में क्या करती है, एक मोशन प्रोवाइड करती थी। लेवरेज क्या करती थी, मोशन लाते थे उस मशीनरी में, जहाँ पे अगर विदाउट हेवी मशीनरी का भी अगर जहाँ पे लेवरेज ज़्यादा हो तो क्या करती है, उसमें गति ज़्यादा प्रदान कर देती है। इन द सेम वे हमारे व्यावसायिक जगत में यानी कि बिजनेस में यदि लेवरेज में किसी प्रकार के परिवर्तन होती है तो हमारा लाभदायकता पे भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रभाव पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं कि लेवरेज का जो टाइप्स होती है, देखेंगे ये 3 टाइप का होती है। ठीक है, पहला होगा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज। सेकेंड होगा फाइनेंशियल लेवरेज। और तीसरा होंगे आपको कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, ये 3 टॉपिक इसमें पढ़ना है। हम लोग को जब लिखने की आवश्यकता पड़ेगा कि लेवरेज कितने प्रकार के, तो लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज। फर्स्ट ऑपरेटिंग लेवरेज, सेकेंड फाइनेंशियल लेवरेज, एंड थर्ड इज ए कंबाइंड लेवरेज, जिसको मैं ऑपरेटिंग लेवरेज को OL से डिनोट करूंगा, फाइनेंशियल लेवरेज को FL से, और CL से कंबाइंड लेवरेज को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग पहले लिखते चलेंगे, आप लोग एकदम स्टार्ट से देखेंगे, और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को जो मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा उसको आप लोग भी अपने नोटबुक में साथ ही साथ लिखते चलेंगे, ताकि आप लोग के पास एक नोटबुक अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े 3, हमने मिटा दिया हूँ, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, लेवरेज सबकी जो उत्पत्ति हुआ ये इंजीनियरिंग वर्ड से लिया गया है। जो अक्सर इंजीनियर लोग इसका प्रयोग करते थे, जहाँ पे मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो वहाँ पर क्या करते थे इंजीनियर लोग, उस मशीन में लीवर का प्रयोग करते थे, जिससे मशीन में क्या होती थी, गति प्रदान हो जाती थी। ठीक है, अर्थात ये कि यदि कोई मशीन विदाउट हैवी वेट का हो, फिर भी लीवर लगा देने से उसमें मोशन में इंक्रीजिंग हो जाती है। इन द सेम वे आधुनिक युग में यानी कि मॉडर्न युग में व्यवसायों में यानी कि बिजनेस में लेवरेज का भी प्रयोग यानी कि यूजेज होने लगा है, जिसमें क्या होता है, यदि व्यवसायों में लेवरेज में परिवर्तन होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी परिवर्तन होती है, अर्थात चाहे वो निगेटिव वे से हो सकती है या पॉजिटिव से हो सकती है, अर्थात या तो सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक।
यदि लेवरेज में वृद्धि होगी तो मेरा व्यवसायों की प्रॉफिट में भी वृद्धि होगी, लेवरेज में डिक्रीजिंग होगी तो व्यवसाय की प्रॉफिट में भी डिक्रीजिंग होगी। साथ ही साथ इन द सेम वे ये हुआ कि जब हम लोग व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कॉस्ट लगती है। जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें टोटल कॉस्ट इनकर्ड होती है, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होना चाहिए वो तो व्यवसाय में होगा ही। तो लेवरेज जो होती है फिक्स कॉस्ट के बारे में स्टडीज करके बताती है कि हम हमारे व्यवसायों में जो कुल लागत है उस कुल लागत में फिक्स कॉस्ट को मैं कैसे रिकवर करूं। तो फिक्स कॉस्ट को रिकवरी के लिए और उसके बारे में स्टडीज करने के लिए लेवरेज बताती है, ठीक है, जिससे क्या होती है हमारे व्यवसायों में फिक्स कॉस्ट में इंक्रीजिंग होगी तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट में डिक्रीजिंग होगी। अगर फिक्स कॉस्ट में डिक्रीजिंग होगी तो मेरा प्रॉफिट में इंक्रीजिंग होगी। तो इस चीज़ को व्यवसाय किस तरह रिकवर करेगा उसके बारे में ये लेवरेज बताती है। और लेवरेज होगा 3 प्रकार के। पहला होगा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज, अनदर होगा फाइनेंशियल लेवरेज और तीसरा होगा कंबाइंड लेवरेज। अब फिर हम लोग को इन तीनों को 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करनी है और उसमें जो प्रैक्टिकल सम होगा उस सम को भी हम लोग को सॉल्व करनी है। तो देखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है। तो देखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज तो सिंपल हम लोग समझेंगे। जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ये जो होती है ऑपरेटिंग लेवरेज किसी भी व्यवसायों में तभी एग्जिस्ट होती है जब व्यवसायों में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक होती है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। व्यवसायों में जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा उतना ही ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। अर्थात इससे ये पता चलती है कि यदि व्यवसायों में, ठीक है, अगर उसका सेल्स के परसेंटेज में चेंज होने से उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना परिवर्तन होती है वो ऑपरेटिंग लेवरेज बताती है। ठीक है, यानी कि क्या समझे, परसेंटेज चेंज ऑफ सेल्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। मतलब क्या, अगर मेरा सेल्स में यानी कि बिक्री में कुछ प्रतिशत परिवर्तन होती है उसके वजह से मेरा ईबीआईटी पे क्या प्रभाव पड़ती है। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि सेल्स में परिवर्तन होने से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना परिवर्तन होती है इस बात को रिप्रेजेंट करती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब रहा बात, या तो ईबीआईटी में सेल्स से मोर देन इंक्रीजिंग होगी या लेस देन इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करेगा, किस बात पे, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी कि उस व्यवसाय में ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है। सपोज दैट अगर किसी व्यवसाय में ऑपरेटिंग लेवरेज, अगर सपोज दैट मैं बताता हूँ ऑपरेटिंग लेवरेज किसी व्यवसाय में अगर 2 है, उस व्यवसायों में यदि मैं सेल्स में, ठीक है, अगर मैं सेल्स में 5% से परिवर्तन करूँगा, चेंजेज करूँगा, तो मेरा देखेंगे क्या होगा, ईबीआईटी पे क्या होगा प्रभाव, ईबीआईटी हो जाएगा 2 × 5% इज इक्वल टू हो जाएगा 10% परिवर्तन होगा। एकदम अच्छे समझेंगे, पहले हम लोग को थ्योरी समझना है, प्रैक्टिकल इसका कुछ नहीं, मुट्ठी में हम लोग मिसल देंगे, मतलब चुटकियों में बना लेंगे क्वेश्चन। क्या समझे, यदि व्यवसायों में ऑपरेटिंग लेवरेज क्या रिप्रेजेंट करेगा, यदि व्यवसायों की सेल्स में कुछ प्रतिशत परिवर्तन होती है तो उस परिवर्तन की वजह से क्या होती है, उस व्यवसायों की ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक में परिवर्तन होती है। अब बात रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो परिवर्तन होगी या तो सेल्स के अपेक्षा मोर देन होगा या लेस देन होगा, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग लेवरेज। उस व्यवसाय का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है उस पर ये इस बात को डिपेंडिंग होगा। जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज 2 था, इसका मतलब उस व्यवसायों में सेल्स में 5% परिवर्तन हुआ, इसका मतलब ईबीआईटी में 10% परिवर्तन होगा। इसका मतलब सेल्स की अपेक्षा डबल चेंजेज हो गया। बातें समझ में आ गया। इससे ये स्पष्ट हो रही है हम लोग को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि सेल्स की अपेक्षा ईबीआईटी में ज़्यादा परिवर्तन हो गया। अब ये भी समझना है कि कोई किसी भी चीज़ में परिवर्तन होती है तो उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट होती है। क्या हो सकती है, जैसे देखिए अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 1 होता तो कितना होता, इसका मतलब ईबीआईटी में 5% चेंज होता, सोचने वाली बात है। लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग लेवरेज 2 होता, अगर सेल्स उस व्यवसायों के 5% से गिर जाता तो क्या होता, उसका
EBIT में 10% से गिर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज किसी बिजनेस को ज़्यादा है तो क्या है, ज़्यादा रिस्की है। यानी कि हाई ऑपरेटिंग लेवरेज रिप्रेजेंट हाई बिजनेस रिस्क। बात समझिए, देखिए एक प्रैक्टिकल से पूरे थ्योरी को डिस्क्राइब करना है। क्या है, अगर कोई व्यवसायों की ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज है, इसका मतलब वो बिजनेस हाई रिस्की है। क्यों है बिजनेस रिस्की? अगर मान कर चलिए 2 के जगह यदि 5 होता, 2 के जगह अगर 5 होता ऑपरेटिंग लेवरेज, तो क्या होता, 5 × 5 तो होता 25% से परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन हो रही है चेंज, अब वो डिपेंडिंग अपॉन ये ऑपरेटिंग लेवरेज पे कर रही है। अब बातें रहा, अगर उस व्यवसाय में 5% चेंज तो सेल्स में हुआ, तो चेंज का मतलब तो निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव, या तो डिक्रीजिंग, या तो सेल्स घट रहा है 5% या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो मेरे लिए तो बहुत एडवांटेज है, क्योंकि 25% मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन यदि मेरा सेल्स 5% से डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, 25% से घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग को रिस्क को बताती है। बातें समझ में आ रही है यहाँ तक? आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए क्या होनी चाहिए, किसी भी व्यवसाय का ऑपरेटिंग लेवरेज मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन करते हैं व्यवसायों में, उतना ही रिस्क बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे हो रही वही ऑपरेटिंग लेवरेज रिस्क के बारे में मेजरमेंट करती है। इन द सेम वे जब हम लोग 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, वहाँ पे बीटा बताती है। बीटा भी यही बताती है कि यदि कोई कंपनी के शेयर स्टॉक प्राइस में अगर 5% से परिवर्तन होगा, ठीक ना, तो उस कंपनी के बारे में बताता है कि उस कंपनी का मतलब अगर डिमांड में परिवर्तन होगी तो क्या उसका वैल्यू में क्या डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग, वो बीटा बताती है। यानी कि जो कंपनी के जितना ज़्यादा बीटा है, वो कंपनी का शेयर खरीदना उतना ही ज़्यादा रिस्की है। इसका मतलब जिस कंपनी का बीटा अगर 1 के बराबर है तो रिस्क कम है, प्रॉफिट मॉडरेट है, रिस्क भी कम है। इन द सेम वे यहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज भी वही है। उसके बाद क्या लिखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज में? उसके बाद हम लोग को लिखना है, यदि जिस व्यवसायों का ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यवसायों में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी ज़्यादा है। एकदम कीवर्ड समझिए। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज जो होती है एग्जिस्ट जब करती है टोटल कॉस्ट में, मेरा टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, उसके वजह से मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज आती है। यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, चूंकि इस तरह से हम लोग डिफाइन करते चलेंगे। ठीक है, तो आगे आते हैं। थोड़ा अब मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। अब हम लोग देखते हैं फार्मूला की ओर आएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला से पहले हम लोग एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लेते हैं, या पहले हम फार्मूला लिखा दे रहे हैं, चूँकि हम लोग को जो लिखने वाले होंगे स्टूडेंट वो लिख रहे होंगे। तो ऑपरेटिंग लेवरेज, पहले यहाँ पर प्रॉफिट स्टेटमेंट ही बनाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे। इस प्रॉफिट स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है? वहाँ देखेंगे, कट तो नहीं ना रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स। ठीक है, इसमें से मैं लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। ये हो गया आपको कंट्रीब्यूशन। इसमें से मैं लेस कर दूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आपको कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। यहाँ से फिक्स कॉस्ट जब मैं लेस करूँगा तो ये आपको कहलाएगा EBIT या EBT भी बोला जाता है। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, समझ गए? सेल्स
SALES सेल्स माइनस VC वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपको कहलाएगी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट को लेस करूंगा तो इसी को बोलूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT, हाँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसमें से लेस होगा आपको इंटरेस्ट, इसमें से जब लेस होगी तो इसी को बोला जाएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स में से जब मैं लेस करूंगा टैक्स को तो ये आपको कहलाएगा पैट। ठीक है, अब इस पैट में से लेस करूंगा मैं प्रेफरेंशियल, हाँ पैट हुआ प्रॉफिट ऑफ टैक्स। उसके बाद मैं लेस करूंगा प्रेफरेंशियल डिविडेंड, तो ये कहलाएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर। यहां तक आ रहा है कैमरा? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक ना, तो ये आपको कहलाती है EPS, EPS, अर्निंग बिफोर, अर्निंग पर शेयर। EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर, जो हम लोग शायद रेशियो चैप्टर में पढ़े होंगे। EPS का मतलब होती है कि कंपनी एक शेयर में कितना अर्निंग कर रही है। EPS का मतलब है अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी जो है प्रत्येक शेयर पे कितना प्रॉफिट अर्निंग कर रही है। सपोज दैट यदि कंपनी 10 शेयर इन्वेस्ट कर रखी है अपने बिजनेस में और उस 10 शेयर में कंपनी को यदि आ रही है 1 रुपीज़ प्रॉफिट हो रही है, इसका मतलब कंपनी का हो गया 0.1 EPS हुआ। मतलब अर्थात ये कि कंपनी को 10% से अर्निंग कर रही है कंपनी। इससे ये मतलब हुआ कि मतलब प्रत्येक 1 रुपया में 10 पैसा उसको आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। अब देखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट स्टेटमेंट एक बार हम लोग अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि इस तरह होगा, और ये फॉर्मेट को ईच एंड एवरी स्टेजेस पर आपको आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का मैं फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, OL ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है, या इसी को बोलूँगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक ना, एक और क्या होता है, मैंने थ्योरी बताया था कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या करती है, परसेंटेज चेंज ऑफ EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब क्या कि मेरा जो EBIT में जो चेंजेज हो रहा है वो सेल्स में चेंजेज की वजह से हो रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक फार्मूला होगा जिसको हम लोग डिनोट करेंगे परसेंटेज चेंज इन EBIT बोलूँ तो क्या समझेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बातें समझ में आ रही है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या ऑपरेटिंग लेवरेज बोलेगा, बात दोनों सेम है। ये कहाँ पे किस फार्मूला को हम लोग को सेट करनी है, तो अपॉन करता है डिपेंडिंग अपॉन इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे पुट करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो ये फार्मूला से काम चलेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, देखिए कंट्रीब्यूशन यहाँ से उठाएंगे और EBIT ये, ठीक ना, ये हुआ, ये यहाँ से यहाँ सेल्स। इसका मतलब और देखेंगे थ्योरी को डिस्क्राइब किया जाता है। ये जो लेवरेज चैप्टर है प्रैक्टिकली जब कैलकुलेशन करते हैं बहुत ही आसान है, लेकिन जो टेक्निकल चैप्टर है, टेक्निकल का सेंस ये कि ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या होता है तो हम लोग इतना समझे। साथ ही साथ इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है ये रिलेशनशिप बताता है, और कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच एक रिलेशन बताती है। ठीक ना, कि हमारा जो व्यवसायों के सेल्स में कुछ अगर परिवर्तन होगा तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंजेज होगी। ठीक है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स,
इसलिए एक फार्मूला निकल के आया परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल दिए थे, क्या एग्जाम्पल दिए थे कि अगर किसी व्यवसायों में, ठीक है, अगर मानकर चलिए दिया हुआ है, अगर कोई व्यवसाय में, मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लेंगे, नहीं तो फिर स्पेस की कमी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस है। अब सर ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यवसायों में, अगर सपोज दैट उस व्यवसाय की ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, 5 है, अगर उस व्यवसायों में 10% से यदि सेल्स में इंक्रीजिंग कर देंगे तो EBIT में कितना इंक्रीज होगा? तो 10 × 5 = 50% का इंक्रीज हो जाएगा। तो सर इस बात को मैं कैसे मानूं? तो मैं उसी चीज़ को प्रूफ करके आपको दिखाता हूं ताकि माइंड में पूरे बस जाएगा हम लोग को। चूँकि अभी स्टार्टिंग है, कॉन्सेप्ट हम लोग को माइंड में इनोवेशन करना, क्रिएट करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करनी है। तो देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर किसी कंपनी में मान कर चलिए प्लान ए पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर मान कर चलिए यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, ये मान कर चलिए कंपनी का प्लान 1 है, कंपनी का ये प्लान 2 है, ये प्लान 3 है। सेल्स उस कंपनी को 10,000 है, ठीक है, माइनस करूँगा मैं वेरिएबल कॉस्ट कितना, सपोज दैट मैं 5,000 से लेस करता हूँ, तो ये 5,000 होगा। आपको क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन होगा। आप सभी को दिखाई दे रहा है वहाँ पे? आप सभी का मतलब कैमरा बताइएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इतना है, ठीक है। उसके बाद मैं लेस कर दूंगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो मान कर चलिए यहाँ पर इंटरेस्ट था, सपोज दैट आपको 2,000 था, ठीक है। तो ये आएगा आपको इंटरेस्ट नहीं, पहले होगा फिक्स कॉस्ट, ये हो जाएगा आपको EBIT होगा 3,000, ठीक है। हम लोग को चेक करनी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10% इंक्रीजिंग कर देते हैं, किस में? सेल्स में। यहाँ पे प्लस करते हैं 10%, तो सेल्स में 10% इंक्रीजिंग किए, कितना हो गया? 11,000 हो जाएगा अब ये सेल्स, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा तो ये 5500 हो जाएगा 10%। चूँकि वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट वैसा कॉस्ट को बोला जाता है जो चेंजेज होता है विथ सेल्स के, वॉल्यूम ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो चेंज होते रहती है, ठीक है। अगर 10% से सेल्स बढ़ेगा तो उसी को प्रोपोर्शनेटली क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये भी बढ़ गया। इसको मैं लेस करूँगा तो 55 आया। फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। फिक्स का मतलब होता है स्थिर रहता है हमेशा, तो ये 2,000 ही रहेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये आपको 2,500 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मैं 10% बढ़ा दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? या यहाँ पे मैं क्या करूँ, दोनों प्रूफ कीजिए, चूँकि एक जगह जो हुआ सब जगह अपने। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10% से डिक्रीज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग ये प्लान है, यहाँ से चल रहा प्लान, तो ये हो जाएगा अब 9,000। हाँ, ये एग्जिस्टिंग प्लान है, उसके अकॉर्डिंग काम होती है ना। तो ये हो जाएगा आपको 4,500, ठीक है। तो ये होंगे आपको 4,500, ये होंगे 2,000, ये आपको होंगे 2,500 रुपये। एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है। अब फार्मूला क्या है ऑपरेटिंग लेवरेज का? तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला ये रहा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो देखेंगे कंट्रीब्यूशन आपको 5,000 है, ठीक है, अपॉन EBIT कितना आया? 3,000। तो कितना हुआ? ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1.66 आएगा, तो ये इसको 7 बोलते। और हमेशा याद रखें ये टाइम्स में लिखा जाता है। लेवरेज जब भी होगा टाइम से, मतलब इतना टाइम बढ़ेगा, तभी तो बोला जाता है अगर सेल्स 10% बढ़ा, ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम है, तो 2 गुना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा। टाइम उसी को बोला जाता है, 2 गुना, ठीक है। तो 10 गुना 20% बढ़ेगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, अब जरा चेक कीजिए, इस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज 1.67 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी एग्जिस्टिंग प्लान से 10% इंक्रीजिंग कर दिया सेल्स में, तो उसका क्या होगा?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीजिंग कितना होगा सर 16.7%। क्यों? क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूला क्या बढ़ जाता है, देखिए परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब ये कि यदि कंपनी का सेल्स में कुछ प्रतिशत परिवर्तन होगी तो उसको EBIT में ही परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज जब इतना है ना तो उसका EBIT हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 10% बढ़ाए थे, बात समझिए जरा। तो इसका मतलब 1/6 7 × 10 = 16.7% से इंक्रीजिंग होगा किसमें, EBIT में। क्या सर हम कैसे मान ले, प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए यहाँ से देखिए इन दोनों में परिवर्तन कितना हुआ, 500 का हुआ, EBIT यही ना है, प्रतिशत निकाले प्रॉफिट, तो इन दोनों का परिवर्तन कितना आया, 500 आया, इंटू 100% निकालते हैं तो, और अपोन क्या होगा, अपोन सेल्स में कितना ये हुआ, सेल्स में कितना ये हुआ, चेंजेज हुआ, तो किधर गया EBIT 3000 से हो गया 2500। तो ये है क्योंकि जिससी का प्रतिशत हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस आज जो एग्जिस्टिंग है उससे डिवाइड किया जाता है क्या, तो इन दोनों का डिफरेंस रहा 500, तो ये एग्जिस्टिंग इससे डिवाइड करेंगे 3000, इसको डिवाइड कीजिए तो आपको आएगा 16 पॉइंट इतना प्रतिशत ही आएगा। देखिए तो हम लोग बच्चे की तरह बार बार कैलकुलेशन क्यों करेंगे, यही बताना चाह रही है, यही फार्मूला कहता है। देखिए यहाँ मैच कर गया ना, ठीक ना, इसका मतलब क्या समझे, इसलिए फार्मूला क्या बना, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये रहा ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंबाइंड लेवरेज चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग को एंड हो रही है। ये कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से देखेंगे, फिर अनदर वीडियो आएगा तो उसको आप लोग अच्छे से वॉच करेंगे। प्लीज़ ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।